गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर रिवाइज कर रहे थे सीए इंटर के लिए आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। हमने पेज नंबर 3.36 यानी 36 पेज तक रिवाइज कर लिया था। अब हम आगे का टॉपिक रिवाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी। क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी ये टॉपिक ये बता रहा है कि जो गुड्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को, क्योंकि हर गुड्स पे और सर्विस पे जीएसटी की रेट अलग अलग हो सकती है। तो टैक्स वाले आपको एक चार्ट बताते हैं कि इस गुड्स पर ये जीएसटी की रेट लगेगी, इस सर्विस पर ये जीएसटी की रेट लगेगी। इससे क्लासिफिकेशन करना गुड्स का ज़रूरी होता है, सर्विसेज का। और जो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ये HSN कोड पर बेस्ड होता है, जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो कोड डेवलप किए हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि हर प्रोडक्ट को हर लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, इसलिए कॉमन कोड डेवलप किए गए हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट कहीं पे भी खरीदा जाए उसकी कोडिंग सेम होनी चाहिए। जैसे ये पेन है तो इंडिया में अगर आप परचेज करेंगे तो वही कोड नंबर होगा जो अमेरिका में इसका कोड नंबर है। तो फटाफट रीड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रेट जाननी है जीएसटी के सर्विस पे, वन नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स और सर्विस। आपको उस गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अज्यूम सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस देयर आर डिफरेंट रेट प्रेस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग रेट होती है जीएसटी की, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ टैक्स जानने के लिए एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस पर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैप्टर। आपको पहचानना होता है कि आपका गुड्स कौन से चैप्टर में कवर है, उसकी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है और टैरिफ आइटम क्या है, इन विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड। सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर चैप्टर होते हैं, चैप्टर हेडिंग्स में बटे होते हैं, हेडिंग सब हेडिंग में, और फिर टैरिफ आइटम का नाम लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी का एक चैप्टर है, चैप्टर 9 कॉफ़ी, टी, मीट एंड स्पाइसेस पे है जीएसटी में। इसमें कोड बढ़ते जाएंगे, चैप्टर हो गया। अब हेडिंग है 01 कॉफ़ी वेदर और नॉट रोस्टेड। मैं शॉर्ट में पढ़ा हूँ, चाहे रोस्टेड हो या रोस्टेड नहीं हूँ। फिर इसके अंदर देखिए 2 कोड और बढ़ जाएंगे 2 डिजिट के, ठीक है। नॉट डी कैफिनेटेड, मतलब उसमें कैफीन हटा दिया गया है, कैफीन रिमूव कर दिया गया है। अब वो ए कैटेगरी की है तो 11 8 डिजिट का कोड हो गया। देखिए ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की है। तो इस तरह से जीएसटी की रेट डिसाइड होती है प्रोडक्ट पर। Chapter heading and subheading and tariff item are referred in the schedule of rate notification for goods under GST are the chapter में दी होती है रेट, चैप्टर हेडिंग्स में होते हैं, हेडिंग सब हेडिंग और टैरिफ आइटम का नाम होता है। फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जो कस्टम एक्ट है उसी से ये लिस्ट ली गई है। इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन HSN पे बेस्ड होता है। HSN स्टैंड फॉर, HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट इज़ अ मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। नॉमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स को बांटने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट कंप्राइज इंक्लूड अबाउट 5000 कमोडिटी ग्रुप्स आते हैं। ईच आइडेंटिफाई बाय 6 डिजिट कोड होता है, 6 डिजिट कोड होता है। और इंडिया ने 2 डिजिट और एक्सटेंड किए हैं। इंडिया में HSN कोड 8 डिजिट के होते हैं। वंस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन डिटरमाइन, जब आपको एक बार पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी हेडिंग चैप्टर में आ रहा है, एप्लीकेबल रेट पता चल जाती है, हैज़ टू बी डिटरमाइन एज पर द प्रिस्क्राइब रेट इन द प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन इशूड अंडर जीएसटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, आ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन सर्विस हैज़ बीन डिवाइज अंडर जीएसटी। जीएसटी में सर्विसेज के लिए भी कोड दिए जाते हैं। रेट ऑफ टैक्स इज डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द सर्विस कोड इन विच सर्विस इज क्लासिफाइड। सर्विस में वही चैप्टर, फिर सेक्शन होते हैं, फिर हेडिंग और ग्रुप और टैरिफ आइटम होते हैं। जीएसटी की रेट वेरियस प्रोडक्ट्स पर क्या क्या हो सकती है, तो मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। ब्रॉडली 6 रेट है सीजीएसटी की, तो ये रेट डबल हो जाएंगे। तो सीजीएसटी की एसजीएसटी लगेगा तो ये रेट डबल हो जाएंगे ऑब्वियसली। हैव बीन नोटिफाइड 6 शेड्यूल ऑफ द रेट नोटिफिकेशन फॉर गुड दैट इज 0.125, मतलब ये आपकी हो जाएगी 0.5%। 1.5% तो एसजीएसटी जुड़ के रेट हो जाएगी 3%। 2.5 है तो 5%, 6%, 12%, 9%, 18% एंड 14%, 28%। इसी तरह जो आईजीएसटी की रेट्स यहाँ पे दे रखी, जीएसटी की रेट सर्विसेज पे वही हो जाएंगी जो आप थोड़ी चेंज है। 0.75 तो ये डबल हो जाएगी 1.5, 2.5 है तो 5%, 3.75 है 6%, 9%, 14%। इक्विवेलेंट रेट हो जाएंगी वही आईजीएसटी के लिए भी रेट हो जाएंगी 1.5%, 5%, 7.5%, 12%, 18%, 28%। इसमें आगे पढ़ते हैं। अब इसमें
सबसे ज़्यादा आपको पता ही है इन गुड्स पे जीएसटी लगेगा। सर्विसेज ऑफ गैम्बलिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू कैसीनो, रेस क्लब or any place having casino, race club or sporting event like IPL, services provided by race club by way of totalisator or license to bookmaker in such club, गैम्बलिंग एटसेट्रा अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ 28% से जीएसटी आपको देना होता है। और जो सर्विसेज जीएसटी में मान लीजिए किसी सर्विस के लिए कोई टैक्स की रेट नहीं दे रखी आपके एग्जाम के पेपर में और गुड्स के लिए, तो आपको 18% रेट यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है। सर्विसेज नॉट कवर अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग आर टैक्स एट द रेट 18%। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और रेट नहीं दे रखी और आपको कहा जाता है कि आप जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, तो आपको अज्यूम करना है कि 18% प्रोडक्ट की रेट है, यानी 9% CGST, 9% SGST उस पर हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, केवल 3 ही चीज़ों को एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। बाकी एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में नहीं आती, केवल लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग इसी का पार्ट है। जीएसटी रेट इन रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है, बिल्डर, उनकी बात की जा रही है। आपने पढ़ा था कि लैंड बिल्डिंग पर नहीं लगता है जीएसटी, क्योंकि लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना तो उन्हें गुड्स माना गया है ना ही सर्विस माना गया है, तो लैंड बिल्डिंग को बेचने खरीदने पे किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है। पर आपने ये पढ़ा था कि अगर बनने से पहले कोई बिल्डर बनने से पहले आपसे पैसे ले लेता है तो माना जाएगा वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है। अगर बनने से पहले वो पैसे चार्ज करता है, तो हाउसेस के लिए एडवांस में कुछ पैसे लेता है, बुक कराते कई लोग फ्लैट मकान अपना, अगर बनने से पहले बिल्डर पैसे ले रहा है या 1% ले रहा है, 100% ले रहा है, तो बिल्डर को जीएसटी देना होता है। अब किस रेट से देना होता है वो रेट आपको बता रखी है। द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर एज अंडर 1% विदाउट आईटीसी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस। अफोर्डेबल हाउस का मतलब होता है उस मकान का एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं है मेट्रो सिटीज़ में और 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो सिटीज़ में, एंड वैल्यू उस मकान की 45 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप बिल्डर हैं, अफोर्डेबल हाउस बनाते हैं और मेट्रो सिटीज़ में उस एरिया, मेट्रो सिटीज़ क्या है वो तो जीएसटी वाले बताएंगे किन किन सिटीज़ को मेट्रो में डाला गया, वो तो लिस्ट में नाम होता है। आपको क्वेश्चन बोल देगा कि मेट्रो सिटीज़ है तो 1% से जीएसटी देना होगा और कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ है, 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का मकान ही होना चाहिए और वैल्यू भी 45 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो 1% से जीएसटी देना होगा। अगर इसके अलावा कोई मकान कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 5% से जीएसटी देना होगा। 5% विदाउट आईटीसी इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेज अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज। जो अफोर्डेबल हाउसेज में आ गए उन पे तो 1% से देना होगा। अफोर्डेबल हाउसेज से ज़्यादा वैल्यू का मकान है या एरिया ज़्यादा है तो 5% से देना होगा जीएसटी। और फिर कई कॉम्प्लेक्स, कई अपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैट सिस्टम होता है और नीचे शॉप वगैरह भी होते हैं, तो जो कॉमर्शियल स्पेस है जहाँ शॉप खोलने की जगह वो टोटल एरिया के 15% से ज़्यादा नहीं है। कॉमर्शियल अपार्टमेंट सच ए शॉप है, ऑफिस एक्सेट्रा, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कारपेट एरिया ऑफ कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स नॉट मोर देन 15%। जो एरिया है उन कॉमर्शियल स्पेसिस का 15% से ज़्यादा नहीं है सारे अपार्टमेंट की कारपेट एरिया को मिलाकर, तो 5% से जीएसटी देना होगा। पर आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। अगर आप ये 1% या 5% वाली रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कम रेट से जीएसटी देना चाहते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा कंडीशन पूरी करनी होगी। पहला पॉइंट कि आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी जो खरीदने पे आप जीएसटी दे रहे हैं वो आप सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। 80% जो इनपुट, यानी कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कोई इनपुट सर्विस ले रहे हैं, किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदनी होगी 80% गुड्स या सर्विसेज जिसके पास जीएसटी नंबर है। अगर आप 80% से कम सामान आपने किसी ऐसे बंदे से खरीदा जो अनरजिस्टर्ड है तो फिर रिवर्स चार्ज के बेस पे आपको देना पड़ जाएगा जीएसटी। यानी अगर आप जो सामान खरीद रहे हैं, जैसे 100 kg सीमेंट खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 बैग सीमेंट के आप खरीद रहे हैं, तो उसमें से 80% जो बैग है वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर है। 20% सामान तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप 80% से कम खरीद रहे हैं, तो जितना कम आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए आप 70% सामान ही रजिस्टर्ड बंदे से खरीदते हैं, तो 10% जो कम हो रहा है, जो शॉर्टफॉल हो रहा है, उस पर आपको देना होगा जीएसटी रिवर्स चार्ज के बेस पर। हाउएवर इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है, सामान, गुड्स, इनपुट सर्विस, कोई सर्विस आपने ली है, परचेज की है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80%, अगर 80% से कम खरीदी है, प्रमोटर जो ऑनर है, जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हैज़ टू पे जीएसटी देना होगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एट द रेट ऑफ 18% ऑल सच इनवर्ट सप्लाई, जो भी इनवर्ट सप्लाई नहीं परचेज टू द एक्सटेंड शॉर्ट ऑफ 80% से जितना कम सामान आपने खरीदा है ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर।
फर्दर वेयर सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वही अगर आप किसी से अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीद रहे हैं, द प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन एट द एप्लीकेबल रेट 28% एट प्रेजेंट। और सीमेंट पे 28% से देना होगा जीएसटी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं तो 28% से आपको जीएसटी देना होगा। इसलिए यही एडवाइजेबल होता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदें। मोस्ट इंपॉर्टेंस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं कंपोजिशन स्कीम पे आते हैं, सेक्शन 10 वो हम रीड करेंगे। कंपोजिशन स्कीम आप पढ़ चुके हैं, एक छोटे डीलर के लिए बनाई गई है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ये स्कीम ऑप्शनल होती है, इसमें क्वार्टरली जीएसटी का पेमेंट करना होगा आपको, और आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आपको कम रेट से जीएसटी देना होगा। कुछ स्पेशल स्टेट में तो 75 लाख की लिमिट है, अभी आप रीड करेंगे फटाफट। बाकी जगह 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर देखा जाएगा, लास्ट ईयर 1 अप्रैल से पहले जो करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है उससे पहले लास्ट ईयर जो है, अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इस स्कीम को लेने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको कम रेट से टैक्स देना होता है सबसे पहला, और आपको जो मंथली रिटर्न नहीं भरनी होती, मंथली डिटेल नहीं देनी है जीएसटी डिपार्टमेंट को, क्वार्टरली बेसिस पर डिटेल देनी होती है। बस एक नुकसान है इसमें क्योंकि आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। अब हम रीड करते हैं इसको आगे। Overview scheme, the composition levy or the charge is an alternative method, ऑप्शन है of levy of tax designed for small taxpayer के लिए बनाई गई है स्कीम whose turnover, जिनका turnover is up to a prescribed limit। prescribed limit अभी आप पढ़ेंगे 75 लाख और 1.5 करोड़ है। अगर स्पेशल स्टेट है तो 75 लाख है 8 स्टेट्स में, बाकी जगह 1.5 करोड़ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी, को ईजी करना जीएसटी को, एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लायंस द लीगल रिक्वायरमेंट को कम करना, कॉस्ट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। सेक्शन 10 स्टिपुलेट बताता है 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम, 2 तरह की कंपोजिशन स्कीम हो सकती हैं। कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इसमें कवर्ड है। कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज इसमें कवर्ड है। अब टर्नओवर की लिमिट क्या है, कौन ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। Turnover limit for opting composition scheme, section 10 subsection 1 subsection 2A and 3। turnover in limit in case of composition scheme, section 10 subsection provide the turnover limit rupees 50 lakh in the preceding financial year for become eligible for composition levy of goods। सेक्शन में तो 50 लाख लिखा हुआ है, पर गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है, और गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा रखी है, 1.5 करोड़ कर रखी है 50 की जगह। हाउएवर प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन होता है। इसके अगेंस्ट में जो बात की जा रही है प्रोविजो, एक्सेप्शन टू सेक्शन 10(1) का एक्सेप्शन क्या करता है, एम्पावर अधिकार देता है गवर्नमेंट को टू इंक्रीज द सेट लिमिट 50 लाख से उसने 1.5 करोड़ कर रखी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल के कहने पर। इन व्यू ऑफ द सेट पावर, गवर्नमेंट ने इसी पावर का इस्तेमाल किया है। द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख से 1.5 करोड़ कर दी गई है। कंपोजिशन स्कीम गुड्स की बात कर रहे हैं अभी आप। हाउएवर इन स्टेट्स में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इन स्टेट्स में लिमिट 75 लाख रहेगी। अगर इन स्टेट्स में आपका टर्नओवर 75 लाख से नीचे रहता है तो फिर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर 75 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 स्टेट्स में आपका 75 लाख देखा जाएगा। वैसे टोटल 11 स्पेशल स्टेट्स हैं, पर इनमें से 8 में ही 75 लाख की लिमिट है। 3 जो स्पेशल स्टेट बच गए, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ टर्नओवर सेल की लिमिट 1.5 करोड़ ही है। यानी इन 3 स्टेट्स में, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, इनके अलावा इन 8 स्टेट्स के अलावा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बच गई, वहाँ पे 1.5 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी। Thus, if the aggregate turnover of a supplier in a state or union territory other than a special category state, इनको छोड़कर एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तो वही लगेगा 1.5 करोड़ का टर्नओवर, इज अप टू 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है आपकी सेल इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, लास्ट ईयर देखा जाएगा, लास्ट ईयर सेट सप्लाईज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, फिर आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो ऑल इंडिया बेसिस देखा जाएगा। जैसे आपके 10 स्टेट में ब्रांचेस हैं तो 10 स्टेट की ब्रांचेस का टोटल मिला के देखा जाएगा। टर्नओवर तो वैसे भी आप पढ़ चुके, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमेशा ऑल इंडिया बेसिस पे देखी जाएगी। एक नाम से जो सेम पैन नंबर से जो आप बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर 10 स्टेट में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और ये स्कीम टोटली ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, आपकी चॉइस है तो ले सकते हैं, चॉइस है तो नहीं है तो रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं।
Further, the option of registered person to avail compulsion scheme for goods shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the threshold limit 1.5 करोड़ और 75 लाख इन 8 स्टेट। जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से या 75 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये स्कीम अवेल नहीं कर पाएंगे, यानी आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना होगा। सर्विसेज की बात की जा रही, गुड्स पर तो आपने पढ़ लिया, गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम की लिमिट 1.5 करोड़ है और अगर स्पेशल स्टेट है तो 75 लाख है। अगर आप सर्विस देते हैं तो सर्विस के लिए लिमिट 50 लाख है। अगर लास्ट ईयर आपकी सर्विसेज की वैल्यू का टोटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं था तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड द टर्नओवर लिमिट 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस देते हैं और आपकी लास्ट ईयर की सर्विसेज की वैल्यू का टोटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं, तो हमें बार बार बोल रहा हूँ ऑल इंडिया बेसिस देखा जाता है, जितनी भी स्टेट में आपकी ब्रांचेस हैं तो ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं, और अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उस दिन कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। फर्दर द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस शेल लैप्स, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट 50 लाख से सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 से। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पहले भी आई थी, ऑल इंडिया बेसिस देखी जाती है। एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन लेवी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 रीड विद एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग बनाई गई है। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज कंटेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दे रखी CGST एक्ट में। द एग्रीगेट टर्नओवर इज अ सम, ये टोटल होता है वैल्यू ऑफ द ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल का, आउटवर्ड सप्लाई सेल, इनवर्ड सप्लाई परचेज, फॉलिंग इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरी। टैक्सेबल सप्लाई, जो आप टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं यानी जो गुड्स GST के दायरे में आते हैं वो भी जुड़ेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई, भले ही उन पर GST नहीं लग रहा है, एग्जेम मतलब माफ कर दिया गया, वो भी जुड़ेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर आपने की उनकी वैल्यू भी जुड़ेगी। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई किया उनका भी टोटल जुड़ेगा, इन सब का टोटल जुड़ जाएगा। इट एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड होगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर आप किसी वैल्यू पे टैक्स दे रहे हैं तो वो हटा दिया जाएगा क्योंकि वो तो परचेज है। द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय अ पर्सन, रिवर्स चार्ज बेसिस वो हटा दी जाएंगी। टैक्स इंक्लूडिंग सैस पेड अंडर GST, और GST में किसी भी तरह का कोई टैक्स आप दे रहे हैं CGST SGST वो जुड़ा हुआ है गुड्स की वैल्यू में तो उसे हटा दिया जाएगा। हाँ, किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग आप टैक्स दे रहे हैं, कोई एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, जो गुड्स अभी भी GST के दायरे में नहीं आते, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं या वैट दे रहे हैं तो वो तो जुड़े रहेंगे। हाँ, GST के में कोई टैक्स आप देने उसको हटा दिया जाएगा। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, आपका टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस देखा जाएगा, एक पर्टिकुलर शहर या स्टेट में नहीं देखा जाएगा। ऑन इंडिया बेसिस फॉर अ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, एक पैन नंबर से जितनी भी जगह आपके बिजनेस चल रहे हैं उन सबका टोटल देखा जाएगा। अगर ये टोटल 1.5 करोड़ के अंदर रहता है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं गुड्स के लिए, और सर्विस में 50 लाख देखा जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट में चार्ट दे रखा है कि क्या क्या जुड़ेगा क्या क्या नहीं जुड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में टैक्सेबल सप्लाई जुड़ेगा, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट की वैल्यू भी जुड़ेगी, इंटरस्टेट सप्लाई भी जुड़ेगी, और पर्सन हैविंग द सेम पैन। CGST, किसी भी तरह का जो GST के अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है इसे हटा दिया जाएगा। CGST SGST UTGST IGST और सेस। अगर आप इनवर्ड सप्लाई परचेज पर रिवर्स चार्ज के तौर पर टैक्स देने के लिए लायबल हैं तो उसे भी हटा दिया जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे एग्जाम्पशन में भी आएगा आगे। जैसे कई बार बिजनेसमैन के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, कहीं FD करा देते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। जैसे आपने 10 करोड़ रुपए की FD करा दी बिजनेस के नाम से और आपको 10% के हिसाब से 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, GST में मतलब वो हटा दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिट लोन एडवांस इन सो फार एज द कंस्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिला है लोन पर एडवांसेस पे तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, टर्नओवर में उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी वो 1.5 करोड़ की लिमिट निकालते समय ये जो इंटरेस्ट मिला है आपको बिजनेस के पैसे पे ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आपने लोन लिया किसी से 10 लाख का और वो कह रहा है जल्दी दे दोगे तो वो आपसे 9.5 लाख ही लेगा तो आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा, उसे ऐड नहीं किया जाएगा। ये टोटल कब देखना है आपको, लास्ट ईयर देखना है 1 अप्रैल से पहले, क्योंकि आप जब कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं अगर आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड हैं तब तो लास्ट ईयर के बेस पे देखना है टर्नओवर। मान लीजिए कोई बंदा पहली बार GST नंबर ले रहा है तब तो वो कंपोजिशन स्कीम ले ही सकता है 1 अप्रैल को या बीच में, क्योंकि लास्ट ईयर तो उसका टर्नओवर 0 था तो वो तो ले सकता है। ये बात हो रही है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी GST में तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा, लास्ट ईयर के बेस पे वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल अप टू द डेट when he become liable for registration under this act। आपने जिस दिन अप्लाई किया
जीएसटी नंबर के लिए, और 1 अप्रैल से लेके जिस दिन आप लायबल हुए वो वैल्यू का टर्नओवर आपकी गुड्स की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। टर्नओवर देखते समय कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहली बार बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल से मान लेते हैं, और मेरा टर्नओवर 40 लाख से अब ऊपर हुआ है 2 महीने बाद, मतलब 1 जून को एक्सीड हो गया। तो आपने पढ़ा है 40 लाख गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, अगर आपका गुड्स बेचते हैं और 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो जीएसटी नंबर लेना होगा। अब मैं 1 जून को अप्लाई कर रहा हूँ जीएसटी नंबर लेने के लिए और कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा आप टर्नओवर आज से देखोगे, जून से नहीं। आपका टर्नओवर ये 40 लाख भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप ने जो सप्लाई किया है सामान 1 अप्रैल से, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं वो टर्नओवर भी आपके टर्नओवर की कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी आप पढ़ेंगे कि जो एक्सपोर्ट है इंटरेस्ट रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। और अभी आप पढ़ेंगे जो कंपोजिशन स्कीम सप्लायर है वो इंटरेस्ट रेट सेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप छोटे डीलर हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान नहीं बेच सकते। अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। पर अगर आप मान लीजिए इस साल कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं लास्ट ईयर के बेस पे, तो लास्ट ईयर तो आप नॉर्मल स्कीम में थे, अब 1 अप्रैल से आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट से जो क्या वो तो जुड़ेगा आपके टर्नओवर में। ये वो वाली लाइन बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटरेस्ट रेट सप्लाई रेलेवेंट ओनली बाय डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर, ये देखने के लिए कि लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था या नहीं, इससे एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट रेट सेल की वैल्यू ली जा रही है। These वैल्यू आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट ईयर, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम अगर आप ले लेते हैं तो आप एक्सपोर्ट और मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं कर पाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान नहीं बेच पाएंगे। इन विच कंपोजिशन सप्लायर हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी एज इज नॉट परमिटेड, आपको अलाउ नहीं होगा टू मेक इंटरेस्ट रेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट इन द सेट फाइनेंशियल ईयर। तो यह समझ में आ गया होगा कि लास्ट ईयर के बेस पे देखा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर हैं तो लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो इंटरेस्ट रेट सेल नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप छोटे डीलर हैं, इसलिए तो आपको कंपोजिशन स्कीम दी जा रही है। अब कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेते हैं तो टैक्स की रेट क्या होती है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में टैक्स की रेट्स आपको दे रखी हैं। देखें, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स होता है इन गुड्स, जो अगर आप ये गुड्स बनाते हैं तो आप नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम। हाँ, इनके अलावा कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो ले सकते हैं। और 0.5% हाफ परसेंट मतलब 0.5% ऑफ द टर्नओवर स्टेट यूनियन का आपको जीएसटी देना होगा, यानी 0.5% सीजीएसटी और प्लस 0.5% एसजीएसटी। तो ये लोग नहीं ले सकते। अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं, पान मसाला बनाते हैं, टबैको बनाते हैं, एडिटेड वाटर बनाते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीट्स और सिमिलर सिलीसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स बनाते हैं, तो ये लोग चाहकर भी नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम, भले ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो। गवर्नमेंट ने इन लोगों को मना कर दिया है कि ये लोग नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप सप्लायर मेकिंग सप्लाइज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल सेकंड, रेस्टोरेंट सर्विस आपने पढ़ी थी, शेड्यूल सेकंड में आया था कि अगर आप गुड्स होटल में कोई दे रहे हैं तो सर्विस मानी जाती है कि गुड्स माना जाता है, आपने पढ़ा था सर्विस मानी जाती है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना लेते हैं, होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ सर्विसेज भी हैं और गुड्स भी देते हैं, खाना भी सर्व होता है, पर आपने पढ़ा था उसे सर्विस ही माना जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस। तो अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो आप ये ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम, 2.5% से देना होगा जीएसटी, 2.5% एसजीएसटी प्लस 2.5% सीजीएसटी। और इनके अलावा अगर आप बच गए, इनके अलावा आप कौन बच गया, नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम, एक तो मैन्युफैक्चर का पढ़ लिया आपने, एक सर्विस का पढ़ लिया, अब ट्रेडर बच गया। ट्रेडर मतलब जो बना बनाया सामान खरीदेगा और आगे बेचेगा, ट्रेडर हैं अगर आप जो, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और आपको 0.5% देना होगा टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, टैक्सेबल सप्लाई, इनमें तो केवल टर्नओवर बोला गया। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो 0.5% जीएसटी यानी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5% से देना होगा। और अगर आप इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर मतलब बना बनाया प्रोडक्ट ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो 0.5% देना होगा। किसका, टैक्सेबल सप्लाई। सर फ़र्क क्या है, यहाँ तो टर्नओवर बोला, टर्नओवर में तो सभी आ जाएंगे, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आ जाएंगे, आपके नॉर्मल रेगुलर गुड्स भी आ जाएंगे टैक्सेबल, इसमें केवल टैक्सेबल गुड्स भी देना होगा इन लोगों को जीएसटी। यानी मान लीजिए जैसे आप मैन्युफैक्चर हैं, इन मैन्युफैक्चर आप पहले कुछ बनाते हैं और फिर बेचते हैं। मान लीजिए आप बनाते हैं पेन और आप बनाते हैं दूसरी पेंसिल। अब गवर्नमेंट ने पेंसिल पे मना कर रखा है कि पेंसिल तो स्कूलों में यूज़ होती है, तो मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, वैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि पेंसिल पे तो जीएसटी हम माफ़ करते हैं, पेन पे देना होगा जीएसटी। और मान लीजिए आपकी पेन की सेल है सपोज 40 लाख, पेंसिल की सेल है आपकी 20 लाख,
पर यहाँ पे टर्नओवर लिखा है केवल जीएसटी वालों ने मैन्युफैक्चर के लिए, तो आपको भले इसमें नहीं देना था जीएसटी। अगर आप रेगुलर स्कीम में होते तो पेंसिल तो गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखी थी, पर नहीं, आपने कंपोजिशन ले ली तो टोटल टर्नओवर पे आपको देना होगा जीएसटी। भले ही उसमें कोई ऐसा गुड्स भी इंक्लूड है जिस पे जीएसटी माफ़ है, तो इस पे 60 लाख पे आपको देना होगा 0.5% से, यानी 1% से 0.5% CGST, 0.5% SGST, सेम रेस्टोरेंट वालों को भी। पर अगर आप मान लीजिए ट्रेडर हैं, आप पेन भी बेचते हैं और पेंसिल भी बेचते हैं, पेन की सेल है 40, पेंसिल की 20, तो ये पेंसिल तो एग्जाम कर रखी है जीएसटी वालों ने सपोज, तो ये टैक्सेबल सप्लाई क्या है, केवल 40 लाख पे देना होगा आपको फिर जीएसटी। आगे होगा फर्क समझ में। टैक्सेबल सप्लाई नहीं, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं और रेस्टोरेंट वाले हैं तब तो चाहे आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं चाहे टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं, टोटल वैल्यू पे ही आपको जीएसटी देना होगा। पर अगर आप कोई और है, ट्रेडर है, मतलब बना बनाया सामान खरीद के आगे बेच रहे हैं, तो आपको टैक्सेबल गुड्स पे ही देना होगा जीएसटी। और इफेक्टिव रेट पढ़ी ली 0.5 मतलब 1% मैन्युफैक्चर के लिए हो गई, 5% सर्विस प्रोवाइडर के लिए हो गई, 1% ट्रेडर के लिए हो गई। अब बात करते हैं, अगर आप सर्विस, आपने भी पढ़ा कि अगर आप सर्विस देते हैं केवल कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। रेस्टोरेंट वाला इसमें नहीं आएगा, रेस्टोरेंट वाले तो उसी में आएंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये सर्विसेज के लिए स्कीम है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है। क्या जो सर्विसेज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में नहीं आ रही, केवल एक ही सर्विस तो आ रही है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, रेस्टोरेंट सर्विसेज। उसके अलावा सारी सर्विसेज में से आप सीए हैं, अपना ऑफिस खोल के बैठे, तो आप इसमें कवर्ड हो जाएंगे। जो भी सर्विसेज बच गई इसके अलावा, तो आपको 6% से देना होगा जीएसटी अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो। यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम कम ले सकते हैं। आपने पढ़ी लिया, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। गुड्स के केस में तो 1.5 करोड़ देखना है, और अगर स्पेशल स्टेट है तो वहाँ 75 देखना है गुड्स के केस में। पर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सभी जगह 50 लाख है। अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, और फिर 6% से देना होगा जीएसटी, 3% वही CGST और 3% SGST। Who are not eligible to opt for composition scheme section 10 subsection 2। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर रन करिएगा कि ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और 2A जो सर्विस प्रोवाइडर, उन दोनों की बात की जा रही है। अगर आप गुड्स बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो आप चाहकर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते अगर आप ये काम करते हैं तो। पहला, सब मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ पहले। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, मतलब आप ऐसे गुड्स बेचते हैं, ऐसी सर्विसेज देते हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। पेट्रोल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं, क्योंकि लेने से भी कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी तो देना ही नहीं। तो ये तो बहुत ईजी था पॉइंट समझना। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान बेचते हैं तो भी आप नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वाले को मना कर रखा है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो विद इन स्टेट ही सामान बेचना होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आप पढ़ चुके हैं, जो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स और सर्विस को बेच सकते हैं कस्टमर को। तो अगर आप किसी ECO के थ्रू अपने गुड्स को बेच रहे हैं जो आपसे TCS कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ले रहा है, तो आप चाहकर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अब ये पढ़ाई था, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, पान मसाला बनाते हैं, टबैको, एडिटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मीन और सिमिलर सिलीसियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स बनाते हैं, तो आप चाहकर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए लॉजिक नहीं पता रहा, कोई रिवीजन है तो आपने पढ़ तो रखा ही, बस आपको रिवाइज करना है। सप्लायर हु इज आइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आप जो कभी कभी दूसरे स्टेट में जाके सामान बेचता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आगे ही पढ़ेंगे, या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया के बाहर से आके इंडिया में कुछ टाइम के लिए सामान बेचना चाहता है, तो ये लोग चाह के भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट चाह के भी नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम। सप्लायर ऑफ सर्विस सेव एज प्रोवाइडेड, बाकी लोग जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बोल रखा है वो तो ले सकते हैं, पर इनके अलावा जो सर्विस देते हैं, सर्विस वाला इस कैटेगरी में कवर्ड होगा। यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जो सर्विसेज हैं, केवल एक ही सर्विस है रेस्टोरेंट वाली, बाकी सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में आ जाएंगे, वो लोग इस सेक्शन में लेंगे कंपोजिशन स्कीम। अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आप चाह के भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते इनके लिए। वही सेम चीज़, आप ऐसे गुड्स बेचते हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, तो नहीं लेंगे आप जीएसटी, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, क्योंकि उन गुड्स पे जीएसटी लगता ही नहीं है।
ठीक है, जैसे कोई पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड, वही सेम चीज़, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई सर्विस दे रहे हैं तो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सेम वही चीज़ अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान यानी सर्विस देने में, तो सर्विस की बात करें, सर्विस बेच रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो जाके भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मैन्युफैक्चर तो पढ़ ही लिया, गुड्स अगर जो गुड्स गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इन गुड्स वालों को मैन्युफैक्चर करने पर नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट, तो आप नहीं ले सकते। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो चाह के भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अभी आपने पढ़ा कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान नहीं बेच सकते। क्वेश्चन उठता है कि हमें खरीद भी नहीं सकता, नहीं खरीद आप सकते हैं, दूसरे स्टेट से सामान खरीद सकते हैं पर बेच नहीं सकते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लाई टू रिसीव इंटरेस्ट इन इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई तो परचेज आप कर सकते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस का, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर बेच नहीं सकते, वो मना कर रखा है क्योंकि आप स्मॉल डीलर हैं तो आप बेच नहीं सकते दूसरे स्टेट में। हाँ, आप खरीद जरूर सकते हैं। अ पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस अदर। हाँ, इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, मेरी टायर की शॉप है, सपोज टायर की शॉप है और मैं टायर बेचता हूँ, मान लेते हैं 1 करोड़ के, और मैंने रिपेयरिंग सर्विसेज भी देनी पड़ती है, टायर शॉप वाले को रिपेयरिंग सर्विसेज भी देनी पड़ती है कि टायर में कोई डिफेक्ट है, पंचर हो गया तो वो रिपेयर भी ठीक करता है। तो मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ, मैं गुड्स भी बेच रहा हूँ टायर और मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो ऐसा तो प्रोविज़न हमने पढ़ा ही नहीं कंपोजिशन स्कीम में कि अगर आप गुड्स, हमने बस ये पढ़ा कि गुड्स वाला भी ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, सर्विस वाला भी ले सकता है, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर आप दोनों ही साथ में काम करते हैं तो क्या आप ले सकते हैं क्या। तो टैक्स वाला ले सकते हैं, पर एक लिमिट है सर्विस की कि जितने का गुड्स आप बेच रहे हैं इसका 10% निकालिए, जितने का भी गुड्स आप बेच रहे हैं इसका 10% हुआ, 1 करोड़ का 10% 10 लाख हुआ या 5 लाख या 5 लाख हुआ, ठीक है। विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, 10 लाख ही ज़्यादा है तो 10 लाख तक की आप सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा की दे रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। यानी क्या समझ में आया कि अगर कोई मतलब कोई गुड्स बेचता है और गुड्स के साथ सर्विसेज भी देता है तो सर्विसेज दे सकता है, पर जो गुड्स वो बेच रहा है उसकी वैल्यू का 10, और ये गुड्स लास्ट ईयर की सेल देखी जाएगी, लास्ट ईयर की जो सेल है उसकी वैल्यू का 10% निकालिए पहले आप, और 5 लाख विच एवर इज मोर, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि लास्ट ईयर की सेल का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, आप उतने रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है दिस पे वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनिट टेरिटरी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल और 5 लाख विच एवर इज हायर। यानी अगर आप गुड्स भी बेचते हैं साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं तो सर्विस की एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी हैज़ टू कंप्लाई, मतलब करना होगा, फुलफिल कंप्लाई मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना विद द फॉलोइंग कंडीशन। ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। इनवर्ट रिवर्स चार्ज तो आप समझते हैं कि कुछ कंडीशन में परचेजर को रेसिपिएंट को देना होता है जीएसटी सप्लायर के ब्याह पर, उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो अगर आप रिवर्स चार्ज के तौर पर टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो वो नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा, आप उस पर कंपोजिशन रेट से जीएसटी नहीं दे सकते, ठीक है। अभी आपने पढ़ा रिवर्स चार्ज में पढ़ा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदते हैं, सामने मान लीजिए मैं तो रजिस्टर्ड हूँ पर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो मुझे देना पड़ेगा जीएसटी, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो मान लीजिए 18% जीएसटी की रेट है उस प्रोडक्ट पे तो मैं 18% से ही दूंगा, इस पर मैं वो कंपोजिशन स्कीम की रेट का फ़ायदा नहीं ले सकता। आपने पढ़ा ना अगर मैन्युफैक्चर हो तो 1% से देना होगा कंपोजिशन टैक्स जीएसटी, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% देना होगा, और ट्रेडर हैं तो 1% देना होगा, और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6% से देना होगा, यानी न कम रेट से जीएसटी देना होगा। पर अगर आप रिवर्स चार्ज के तौर पर जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपको कम रेट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल रेट से ही जीएसटी देना है, ठीक है। ही इज़ नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप पढ़ी चुकी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है।
ठीक है। फिर जब आप बिल देंगे, आप जीएसटी में पढ़ते हैं जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस बोलने बिल बोलने, इनवॉइस दो तरीके के होते हैं। एक तो टैक्स इनवॉइस होता है, जब कोई आप सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी होती है प्लस जीएसटी कितना लिया सामने वाले ने वो लिखा होता है, और दोनों की वैल्यू ऐड करके आप पेमेंट करते हैं। एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, इस एक तो टैक्स इनवॉइस हो गया, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई मतलब आप केवल प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे, जो 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है इस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, सामने वाले को मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि तुम जीएसटी अलग से नहीं लोगे कस्टमर से, तो वो बिल ऐसे ही बनाएगा केवल, इसमें टैक्स को शो नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। और जो कंपोजिशन स्कीम में आता है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है प्रूफ के तौर पे, आपको जो प्रूफ देता है सामान खरीदने पे या सर्विस देने पर, क्योंकि जीएसटी वालों ने मना कर रखा है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप टैक्स को शो नहीं कर सकते बिल में, तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे जिसमें जीएसटी शो नहीं होगा। यानी जीएसटी में दो तरह के बिल होते हैं, तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कौन देता है? कंपोजिशन स्कीम डीलर, क्योंकि उसे मना कर रखा है कि आप पब्लिक से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, वो पब्लिक से तो कलेक्ट नहीं करेगा, पर ऑब्वियसली वो गुड्स की वैल्यू पहले से बढ़ा के रखेगा ताकि टैक्स का पैसा कलेक्ट हो जाए, अपनी जेब से थोड़ी देगा जनरली। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, से लिखना होगा बिल के ऊपर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, कि वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसमें टैक्स का अमाउंट मेंशन नहीं होता है। इसके अलावा जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की जो नेम प्लेट होती है उस पर भी उसे लिखना होगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में आता हूँ, इसलिए मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूँगा, मैं कंपोजिशन स्कीम डीलर में आता हूँ, ताकि लोग जब आपसे सामान खरीदे तो उन्हें पता चल जाए कि आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, इसलिए आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। बिल बनाते समय आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है आप ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले एट द प्रोमिनेंट प्लेस एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रोमिनेंट मतलब ऐसी जगह दिखेंगे, आप अपना साइन बोर्ड लगाएंगे जो दिखेंगे छुपा के दिख दे कहीं पर। प्रोमिनेंट तो उचित जगह आप लिखेंगे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ में हेड ऑफिस में, एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी आपको लिखना होगा। फर्दर वेयर द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम आर लायबल टू बी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिसमें रिवर्स चार्ज लग रहा है तो आपने पढ़ लिया रिवर्स चार्ज पे तो नॉर्मल रेट से आपको जीएसटी पे करना होगा। कौन कौन से लोगों को जीएसटी का बेनिफिट मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, वैसे आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2E के अकॉर्डिंग। इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी लोग चाहकर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं, अदर ईडेबल आइस बनाते हैं, खाने के लिए कोई भी आइसक्रीम बनाते हैं, चाहे उसमें कोको पाउडर मिला हो या नहीं मिला हो, वेदर नॉट कंटेन कोको, पान मसाला बनाते हैं, ऑल गुड्स दैट टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्सिट्यूट बनाते हैं, एरिटेड वाटर फ्लाई, ऐश ब्रेक फ्लाई, ऐश एग्रीगेट फ्लाई, ऐश ब्लॉक बनाते हैं, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मिल और सिमिलर सिलीसियस अर्थ बनाते हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स बनाते हैं, अर्थन और रूफिंग टाइल्स बनाते हैं, तो आप चाह के भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अब कंपोजिशन स्कीम लेने का प्रोसेस बता रखा है कि कैसे ली जाती है कंपोजिशन स्कीम। इंटीमेशन देनी होती है, सूचना देनी होती है आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को कि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। 1 अप्रैल से पहले, फाइनेंशियल शुरू होने से पहले आपको ये इंटीमेशन देनी होती है और ये ऑनलाइन जाती है। एनी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन में, अगर आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं और आप लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। ऑप्शन टू पे जीएसटी कंपोजिशन पार्ट बी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज इंटीमेशन, माना जाता है आप इंटीमेशन दे रहे हैं टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी में। सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो माना जाएगा आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए। तो ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। जिस दिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन वैसे आगे पढ़ेंगे, अब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक देना होता है। आपने पढ़ लिया कि 40 लाख तक तो जीएसटी देना ही नहीं होता, 40 लाख से ऊपर होने पर जीएसटी नंबर लेना होता है। तो जैसे 40 लाख से ऊपर हो जाएगा, आप पहले भी ले सकते हैं, मना नहीं कर रखा, पर 40 लाख तक जब देना ही नहीं है तो कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पहले ही ले लिया जीएसटी नंबर तो 1 रुपये की सेल पे भी जीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन होता है कि 40 लाख तक तो ऑप्शन है कि आप गुड्स बेचते हैं और आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप चाहें तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं और चाहे नहीं भी ले सकते हैं, कोई पेनल्टी प्रोविजन कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर 40 लाख से ऊपर अगर आपका बिजनेस हो जाता है, सेल हो जाती है, टर्नओवर हो जाता है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा और 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। जिस दिन भी क्रॉस हुआ ही 40 लाख से, जैसे सेल आपके ऊपर गई उसके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है जीएसटी नंबर के लिए। अगर मान लीजिए सर मैं तो पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, लास्ट ईयर मैंने जीएसटी नंबर ले रखा था, तो कोई बात नहीं, आप 1 अप्रैल आने से पहले डिटेल दे दीजिए कि मैं लेना चाहता हूँ जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ऑलरेडी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है
हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, अब वो 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, नए फाइनेंशियल से वो कम रेट से जीएसटी देना चाहता है, शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल इंटीमेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा, सूचना देनी होगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाना होगा www.gst.government.in। द इंटीमेशन शैल बी फाइल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से पहले सूचना देनी होगी, फॉर विच सच सेड ऑप्शन एक्सरसाइज, जिस दिन आप ये ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट हाँ नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए मेरे सर राजस्थान में बिजनेस है, यूपी में भी है, दिल्ली में, 3 स्टेट में मेरा बिजनेस चलता है, तो क्या मैं तीनों स्टेट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दूंगा? नहीं, आप जैसे इन्फॉर्मेशन देंगे अज्यूम किया जाएगा जितने भी इंडिया में जितनी भी जगह आपके बिजनेस का चल रहे हैं वो सब कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड हो जाएंगे। एनी इंटीमेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी, अज्यूम किया जाएगा टू बी इंटीमेशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस। मान लीजिए हमने राजस्थान की साइड पे जाके इन्फॉर्म किया तो साइड तो एक ही है ना, तो सब यूपी गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि आप कंपोजिशन में आ गए, दिल्ली गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा आप कंपोजिशन में आ गए, आप भी बिजनेस रजिस्टर द सेम पैन, क्योंकि एक ही पैन नंबर से बिजनेस चल रहा है तीनों स्टेट में, आपको अलग अलग कोई इंटीमेशन इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल, 1 अप्रैल से आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार ही कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हैं तब तो जिस दिन लेंगे उस दिन से अप्लाई होगी। मान लीजिए मैंने बिजनेस ही 1 सितंबर से शुरू किया और मैं आज जीएसटी नंबर ले रहा हूँ, तो आज से अप्लाई होगी मेरे पे कंपोजिशन स्कीम, पर मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर ही जीएसटी में रजिस्टर्ड था, पहले भी नॉर्मल स्कीम में था, मैं 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो 1 अप्रैल से आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। ये बता भी रखा है पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहली बार जीएसटी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इफेक्टिव होगा उस दिन से आपको कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जीएसटी नंबर पहले से ले रखा था, तो बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल 1 अप्रैल से आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, मतलब कब तक वैलिड रहेगी कंपोजिशन स्कीम? जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक वैलिड रहेगी। आपने पढ़ा ना, अगर स्पेशल स्टेट में 75 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो कंपोजिशन स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे, सर्विस के केस में 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस होगी तो बाहर हो जाएंगे, और गुड्स के केस में बाकी स्टेट में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी सेल हो जाती है तो आप बाहर हो जाएंगे जीएसटी नंबर से, कंपोजिशन स्कीम से, सॉरी। और जब एक बार आप बाहर हो जाएंगे तो फिर आपको रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे, आपको रेगुलर रेट से टैक्स देना होगा। नहीं, जैसे ही जिस भी दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करा, मान लीजिए अक्टूबर तक तो आपकी सेल 1.5 करोड़ थी तो आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी, तो आप कम रेट से दे रहे थे जीएसटी, अब 1 नवंबर को आपकी सेल 1 करोड़ 60 लाख हो गई टोटल साल भर की, तो 10 करोड़ अब ज़्यादा हो गई 1.5 करोड़ से, तो आपको 1.5 करोड़ तक तो जीएसटी की जो रेट है 1% उससे जीएसटी देना होगा, और बाकी जो 10 लाख रुपए ज़्यादा हो गई अब सेल, अब तो नवंबर से उसमें नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। यानी जीएसटी की वैलिडिटी तब तक ही रहती है कंपोजिशन स्कीम की जब तक आपका टर्नओवर उस लिमिट में रहता है। जैसे ही वो टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हैं और आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होता है। विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु इंटेंड टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम, आप अपनी इच्छा से बाहर होना चाहते हैं, आपको लगता है कि कंपोजिशन स्कीम के मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, तो आप इंटीमेट कर दीजिए टैक्स वालों को कि मैं आज से 1 अक्टूबर से कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना चाहता हूं, तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। डिनाइल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटी, कई बार टैक्स वालों को डाउट होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा है, आपने झूठ बोल के कंपोजिशन स्कीम ले ली है, तो फिर वो आपको शो कॉज नोटिस भेजते हैं। शो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस, क्योंकि वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपने धोखा दिया है या फ्रॉड किया होगा, या बाय मिस्टेक आप जानबूझ के गलत तरीके से आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है ढंग से कि आपकी सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, वैसे ऐसा होता नहीं, पता लग ही जाता है, तो वो आपको शोकॉज नोटिस भेजेंगे, कारण बताओ नोटिस की बताइए हम आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सेल कम दिखा रखी है। अगर शोकॉज नोटिस के बाद आपने सेटिस्फाई कर देंगे कि आपकी सेल कमी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं कर पाएंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। इस पैराग्राफ में पूरे में यही लिखा हुआ है, आपका बस रिवाइज करना है। तो 3 तरीके से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो सकते हैं। एक तो पहला तरीका क्या है, अगर आपका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाए, जो जीएसटी वालों ने बताइए 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख, तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। या आप अपनी खुद की इच्छा से बाहर होना चाहते हैं, आपको लगता है कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन देके बाहर हो सकते हैं। तीसरा, अगर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा है, आप कम दिखा रहे हैं, तो फिर आपको शो कॉज नोटिस आएगा। अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता चलता है कि आपकी सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे।
कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पेन। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑल इंडिया में जितनी भी जगह आपके एक पैन नंबर से बिजनेस चल रहे हैं सभी जगह आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूपी वाली ब्रांच के लिए तो बोल रहे हैं कि मैं नॉर्मल स्कीम लूँगा और राजस्थान वाले ब्रांच के लिए बोल रहे हैं मैं कंपोजिशन में लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप सभी जगह नॉर्मल स्कीम में आएंगे, नॉर्मल रेट से जीएसटी देंगे, या सभी जगह आप कंपोजिशन में आएंगे जो एक पैन नंबर से आपका बिजनेस चल रहा है इंडिया में। कंपोजिशन स्कीम सप्लाई कैन नॉट कलेक्ट। अभी पढ़ाया था आपको, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है जो कंपोजिशन स्कीम में होता है बंदा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है और बिल बनाते समय जीएसटी को शो नहीं करता। वो साफ साफ बोल देता है बिल बनाते समय टॉप पे लिखा होता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ और मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। जीएसटी में दो ही तरह के इन्वॉइस होते हैं, एक तो टैक्स इन्वॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इन्वॉइस मतलब बिल बनाते टाइम आप जीएसटी को अलग से शो कर रहे हैं, आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं तो वो टैक्स इन्वॉइस होगा। और अगर आप टैक्स को शो नहीं कर रहे हैं, केवल गुड्स की वैल्यू शो कर रहे हैं, सर्विस की वैल्यू शो कर रहे हैं, जीएसटी को अलग से शो नहीं कर रहे हैं, तो उस बिल को हम बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। जो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है उसे मना कर रखा है गवर्नमेंट ने कि आप बिल बनाते समय कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करता है। कंपोजिशन स्कीम सप्लाई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि तभी तो कम रेट से दे रहा है वो जीएसटी, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप क्रेडिट चेन का पार्ट नहीं है, आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। खरीदने पे जो आप टैक्स देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं और बेचने पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं आप आउटपुट टैक्स बोलते हैं। आउटपुट में से इनपुट को घटाने के प्रोसेस को आप आईटीसी क्लेम करना बोलते हैं। पर कंपोजिशन स्कीम में जब आप आ जाते हैं तो आप कम रेट से जीएसटी दे रहे होते हैं, तो टैक्स वालों ने मना कर दिया कि आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ऑब्वियसली अगर आपने झूठ बोल के कंपोजिशन स्कीम ली थी, आप पे आपकी सेल ज़्यादा है तो आप पे पेनल्टी चार्ज की जाती है सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग। आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन है फ्रॉड किया था, एक होता है गलती से आपको पता नहीं चला। तो अगर आप फ्रॉड करते हैं या झूठ बोल के लेते हैं तो ज़्यादा पेनल्टी चार्ज होती है, और अगर आपने बाय मिस्टेक आपसे गलती हुई है, जानबूझ के आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी धोखा देने की, तो कम पेनल्टी चार्ज होगी। तो अगर आप गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, झूठ बोल के कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, तो फिर आपको पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो ये अपना जीएसटी ये जो चैप्टर है 3 ये पूरा रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।